नंदीग्राम में सियासी घमासान जारी। सीएम ममता ने निकाली पदयात्रा तो शुभेंदु के पक्ष में उतरे गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर सियासत शुरू। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए लॉकडाउन लागू करने के संकेत तो एनसीपी बीजेपी ने किया इसका विरोध। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी गहराया कोरोना का संकट। अस्पतालों में बेड वेंटिलेटर हुए फुल। सत्येंद्र जैन ने लोगों को किया सचेत। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हुए कोरोना पॉजिटिव। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए दी जानकारी। पूरा परिवार हुआ क्वारंटीन। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण राज्यों यानी केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रचार कर रहे हैं। यहां 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इन तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार रैलियों को संबोधित करने हैं। सबसे पहले पीएम मोदी केरल पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे पलक्कड़ में होने की खुशी है और यहां से राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर रहा हूं। पलक्कड़ के लोगों का हमारी पार्टी के साथ करीबी रिश्ता रहा है। तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां रैली में कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग हो गई है। चुनाव में दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पलक्कड़ का बीजेपी के साथ तो पुराना रिश्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में राजनीति अब बदलाव ले रही है क्योंकि पहली बार वोट करने वाला युवा एलडीएफ यूडीएफ की राजनीति से पक चुका है। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने से पहले दिग्गज ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। बंगाल की हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर मतदान होना है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की ओर से अमित शाह पहुंचे। प्रचार के आखिरी चरण में टीएमसी और बीजेपी दोनों नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में ताकत झोंक रहे हैं क्योंकि दोनों दलों के लिए यह सीट काफी मायने रखती है। पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। जहां बीजेपी ममता की हार का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी के दावों के उलट ममता बनर्जी राज्य में दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। पूरे देश भर में कोविड-19 एक बार फिर से तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इन बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में धीरे धीरे आईसीयू बेड की कमी सामने आने लगी है। हालांकि इस पर सरकार का कहना है कि स्थिति से निपटने के लिए पहले की तरह तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं अगर बात करें दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की तो कल से दर 2.77% रही। पिछले 24 घंटों में जारी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 1904 पॉजिटिव मामले सामने आए। तेजी से बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल दिल्ली में 1904 पॉजिटिव केसेस थे। पॉजिटिविटी रेट था 2.77 और कल होली थी जो आज रिपोर्ट आएगी उसमें तो खैर काफ़ी कम केसेज हैं। और दिल्ली के अंदर भी पूरे देश में लगभग 50,000 से ऊपर केस डेली आ रहे हैं। दिल्ली में हम जो टेस्ट कर रहे हैं एवरेज, कल होली थी थोड़ा कम थे, एवरेज हम 80 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं और पूरी तरह से कड़ाई बढ़ती जा रही है। और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मास्क जरूर लगाएं। मास्क की वजह से हम सुरक्षित सकते हैं। आईसीयू बेड्स को लेकर फिर समस्या खड़ी हो रही है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स अब खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि आप नहीं, बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा
और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन सर प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने पुलिस पर हुए हमले और कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल पूरे हुए और उन्होंने नारा दिया 4 साल बेमिसाल। और ये बेमिसाल इस तरह से है कि जो रक्षा करने के लिए पुलिस बल है वो खुद सुरक्षित नहीं है। मुरादाबाद में एक सब इंस्पेक्टर के साथ पुलिस पार्टी आती है, उसके ऊपर हमला होता है। आगरा में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को जो जांच के सिलसिले में गए थे उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। पहले कुछ दिन पहले बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी। तो जगह जगह हमले हो रहे हैं। आप मनोबल बढ़ाने के नाम पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दें, लेकिन जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, कानून का भय लोगों में नहीं होगा, तब तक ये कैसे घटना तो नहीं रुकेंगी। और जो मनोबल इससे पुलिस फोर्स का गिरता है, तो मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या आप कर सकते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था करते हैं, ये बताना होगा। कि कोरोना के केसेस निरंतर बढ़ रहे थे, हालांकि अब 24 घंटे में कुछ गिरावट आई है। हो सकता है कि इस बीच में ये आंकड़ों से पुष्टि की जा सकती है कि होली के त्यौहार की वजह से टेस्टिंग की फिगर्स कुछ कम रही हों, उसकी वजह से कम होगा। और लेकिन कोई निरंतर जो बढ़ने की रफ्तार है वो वास्तव में चिंता की बात है। और उसको चिंता को देखते हुए हर राज्य ने अपने अपने स्तर से नाइट कर्फ्यू लगाया है, जो पब्लिक फंक्शंस के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और जो अन्य आयोजन हैं उनके ऊपर भी जो नियंत्रण प्रतिबंध लगाने के। मनसुख हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में एंटीलिया से एक नया मोड़ सामने आया, जहां वाजे को लेकर एनआईए मीठी नदी पहुंची। वहीं सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार चोरी नहीं हुई थी। इस कड़ी में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, हो सकता है उनका कुछ संदेह या वो रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि कल या परसों, या तो गृह मंत्री जी ने खुद कहा है महाराष्ट्र के कि वहाँ एक इंक्वायरी होगी या इंक्वायरी शुरू की है एक स्वायत्त जज। तो एक बार इंक्वायरी की पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा क्या कौन सही है कौन गलत है, क्या कहानी है। लेकिन सर, जो गिरफ्तार पुलिस, अगर आपको लगता नहीं है कि जो वहाँ के अलायंस पार्टी के नेता हैं सरकार में शामिल, वो खुद आपस में बटे हुए दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो बटे हुए नहीं हैं, को अलग अलग मत हैं। और क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है पुलिस कमिश्नर के बयान से, तो इसीलिए लोगों का अपना अपना मत शायद बाहर निकल के आ रहा है। मेरा तो यही विचार है कि भाई जब इंक्वायरी उस पर बन गई है, तो जो भी जिसका मत हो, जिसके पास जो भी खबर हो, चाहे संजय राउत जी हों चाहे कोई हो, अगर आपको कोई ऐसी जानकारी है या आपको लगता था कि कोई अफसर संदेहास्पद स्थिति में है या उसके बारे में कुछ आपको पता चला है, तो सबसे अच्छा माध्यम होगा कि आप इंक्वायरी में जाकर अपना बयान दीजिए, उनको जो भी आपको पता चला था बताइए, जिसमें इंक्वायरी को भी सहयोग मिलेगा सच और झूठ का पता करने में, और जनता के सामने भी सच झूठ। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सोलह लाख ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58,000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। रोहित कुमार
स्वास्थ्य विभाग मैनपुरी की तरफ से रंगों के त्योहार और खुशियों के त्योहार होली की उमंगों भरी शुभकामनाएं। मिर्जापुर जनपद वासियों को एवं वार्ड नंबर 1 के सभी सम्मानित गणवासियों को होली और नवरात्र सबेरात रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। सुषमा सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी भारतीय किसान यूनियन, जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी राजगढ़ ब्लॉक के वार्ड नंबर 1 से सुषमा सिंह पटेल, पुत्र वधू भारतीय किसान यूनियन, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, निवास सोनपुर, चुनार मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। बलरामपुर उतरौला विधानसभा एवं जिला पंचायत रामपुर बनघुसरा के संभावित प्रत्याशी युवा समाज सेवी पवन कुमार मिश्रा की तरफ से रंगों के त्योहार और खुशियों के त्योहार होली की उमंगों भरी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी महासंग्राम हो रहा है, तो वहीं नंदीग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी ने तंज कसा। उन्होंने यूपी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चीजों को अमित शाह जी को ये ख्याल नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे कितने महिलाओं को मारा जा रहा है, रेप हो रहा है और उसके बाप को गोली मारी जा रही है। उसे देश के लोग याद नहीं रखेंगे। चूंकि चुनाव हो रहा है इसलिए इस वाक़े को भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइट करना चाहती है। जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन टीएमसी के ही एक सांसद सौगत राय ने जो कहा, ये हमने मारा तुमने मारा वाली स्थिति नहीं है कि वो 85 साल की थी, उनका निधन जो है वो दुख और अफसोस की बात है। लेकिन उस बुजुर्ग महिला गोपाल और टीएमसी कार्यकर्ता के विवाद या झड़प हुई, उससे इस मौत का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो भी सच्चाई है, चुनाव का वक्त है, ना टीएमसी के बयान पे भरोसा किया जा सकता है, ना अमित शाह के बयान पे। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। लेकिन राजनीतिक कार्य कोई मौत होती है उस पर अफसोस जताना चाहिए, जताया ममता बनर्जी ने। साथ में उन्होंने कहा कि आप बंगाल के बारे में ट्वीट करते हैं, पूछते हैं बंगाल का क्या हाल है, यूपी के क्या हालात हैं ये बताइए, हाथरस में क्या हुआ ये बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। जो कुछ बंगाल में हो रहा है अफसोसनाक है, जिसकी मौत हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हर रोज इस तरीके के वाकयात होते हैं। अमित शाह जी को नजर नहीं आता, क्यों उस पर रिएक्ट नहीं करते? हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, किसानों पे डंडे बरसाए, तब अमित शाह जी कहाँ थे? चूंकि बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है इसलिए उनका ये बयान राजनीतिक बयान है और लोगों को गुमराह करने वाला बयान। असम में पहले फेज के चुनाव के बाद विज्ञापन आए, अखबारों में जो खबरें लिखी गई उसके हिसाब से ये कहा गया, ये कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जीत रही है, एक तरीके से जीत का दावा किया गया। उसको लेकर जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल के दूसरे दौरे के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित तमाम कई नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनाते हैं आपको। इसमें कोई शक नहीं है, ममता बनर्जी लगातार अपने 10 साल के राज में मुसलमानों को अपीस करने की राजनीति करती रही और वो इस प्रकार की राजनीति करती रही जिससे एक पक्ष को लाभ पहुंचे, वो चाहे वो कल्चरली हो चाहे वो और पक्षों में हो। उदाहरण के लिए अगर दुर्गा पूजा का विसर्जन होना है और मुहर्रम निकले तो पहले मुहर्रम को मौका दिया जाता था। वहाँ पर जितने मौलानाज हैं, मौलवीज हैं, उनको अलग से पैसे दिए जाते, तनख्वाह दी जाती, सरकारी तौर पर दी जाती। तो ये सबके सब देखता है कि किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के चलते उनको खुश करने के लिए सब किया जा रहा है। परंतु ये भूलती हैं कि जब आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो 1947 याद रखना चाहिए, इसी प्रकार की राजनीति उन दिनों में कांग्रेस ने की थी और उसके कारण से देश का बंटवारा हुआ था। तो इसमें कोई शक नहीं है, शुभेंदु अधिकारी ठीक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पॉलिसीज बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना सकती हैं।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पांच लाख 64,000 किसानां ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच सार्वजनिक जगहों पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा मुर्गा बनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो के वायरल होने पर राजनीतिक सियासत जो है वो भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, 38 से 40 डिग्री तापमान में रविवार को भरी दोपहर में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कुछ पुलिस कर्मियों ने करीब 6 से 7 लोगों को मरीन ड्राइव पर मुर्गा बनाकर दौड़ाया था। उस दौरान 3 से 4 पुलिसकर्मी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहे थे, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी मुर्गा बनाकर लाठी लेकर लोगों को दौड़ा रहा था। वहीं अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 410 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नांदेड़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रशासन ने जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद तलवारों से लैस सिखों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं नांदेड़ हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि तलवारें लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। इस हिंसा में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। वहीं कश्मीर के लावेपोरा में हुए आतंकी हमले में घायल एक और जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवान जगन्नाथ रॉय पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्हें आतंकी हमले में गोली लगी थी। आपको बता दें, वीरवार शाम करीब 3:45 बजे आतंकियों ने लावेपोरा इलाके में मुख्य चौक के करीब सीआरपीएफ की नाका पार्टी के वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो वहीं आतंकवादी संगठन पीएएफ ने वीरवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके लावेपोरा में हमले की जिम्मेदारी ली, तो साथ ही घातक हथियार AR M5 F41 की तस्वीर जारी की। इस हमले में सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन के 4 जवान घायल हो गए थे, जिसमें उप निरीक्षक मंगा देव वर्मा और चालक कांस्टेबल अशोक कुमार शहीद हुए थे, जबकि सेना के बेस अस्पताल में भर्ती जवान जगन्नाथ रॉय ने आज
अंतिम सांस ली। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर के सबला इलाके में 29 मार्च की दोपहर को बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगी थी। इसके पहले फायर ब्रिगेड आग पर काबू कर पाती। आग ने करीब 10 घंटे तक जंगल को जलाया। बड़े पैमाने पर लगी इस आग ने जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया, तो साथ ही जंगल में रहने वाले जीवों के लिए खतरा पैदा कर दिया। जंगल के वन्य जीवों और प्रकृति के नुकसान की जांच के लिए आज अग्निशमन अधिकारी वन क्षेत्र में जाएंगे। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1904 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स पूरी तरह से भरे नजर आ रहे हैं। अगर बात दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी की जाए तो आपको बता दें, वहां पर लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान उनके साथ पत्नी नूतन मौजूद रहीं। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उन्होंने कहा, आज मैंने और मेरी पत्नी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पहली डोज 2 मार्च को ली थी, तब से लेकर अब तक हम दोनों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने पहले भी यह बात कही थी कि दोनों वैक्सीन एकदम ठीक है। वैक्सीन पर फैली अफवाहों को लेकर उन्होंने कहा, साइंटिस्ट की बात सुनिए, सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर गौर ना करें, सही इंफॉर्मेशन पर यकीन करें। आज और पहली डोज के लेने से लेकर और आज तक हम दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मैंने ये बात पहले भी कई बार कही है कि भारत में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, इफेक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों को इन विषयों के बारे में अभी भी डाउट है, तो मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि आप इस संदर्भ में खबरें अभी और भी है, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चौदह लाख ट्यूबवੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर कोरोना की चपेट में आ गई हैं। कोविड-19 के हल्के लक्षण महसूस करने के बाद हरमनप्रीत ने कोरोना की जांच करवाई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरमनप्रीत हाल ही में खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का हिस्सा थी। इसके बाद खेले गए T20 सीरीज में वे चोट के कारण शामिल नहीं हो पाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पटियाला में रहने वाली हरमनप्रीत कौर को जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि हुई। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय महिला क्रिकेटर के संक्रमण के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरमनप्रीत कौर में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। इसके बावजूद फिलहाल उन्हें घर में ही आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने चंडीगढ़ के 25 क्षेत्रों को नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया।
जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया उनमें सेक्टर और गांव दोनों हैं। आपको बता दें, होली के दिन चंडीगढ़ में 274 कोरोना संक्रमित केस सामने आए। अब तक 26,468 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2,746 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं सोमवार को 161 कोरोना संक्रमित लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक 23,345 संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेहुल आचार्य ने इसकी पुष्टि की। उधर पटियाला की नाभा ओपन जेल में बंद 40 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। कुल 47 कैदियों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महिला वार्ड से रैंडम नमूने एकत्र किए गए। जिन कैदियों ने सकारात्मक परीक्षण किया उन्हें राज्य में कोविड पॉजिटिव रहने वालों के लिए एक समर्पित जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,211 मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,20,95,855 हो गई है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।